एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी जो कम से कम मेरा जो जर्नलिस्टिक करियर है उसमें तो इतनी बड़ी स्टोरी मैंने नहीं देखी। देखिए, ये खबर अभी आने वाले दिनों में और बड़ी होने वाली है। आपको क्या लग रहा है क्यों हो गया ये? भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, और वो भी ट्विटर के जरिए घोषणा किया गया ये इस्तीफा। एक चीज तो हम समझ लें इस बात को अच्छी तरीके से कि दरअसल इस वक्त बीजेपी कह लीजिए या संघ परिवार कह लीजिए या आरएसएस कह लीजिए, मैं तो सबको आरएसएस ही मानता हूँ, वहां एक मिनी सिविल वॉर की स्थिति है। सबसे पहले मीडिया में तो डाइवर्जन का खेल चल रहा है। ये खबर शुरू में तो थी, मैं चैनल्स की बात कर रही हूँ, अब वो डाइवर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पे। इनके जो एंकर लोग हैं, जो कुछ वो तो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि शशि थरूर अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे। अब मतलब उनकी पब्लिसिटी के लिए मुझे लगता है कि शशि थरूर को इन सबको पे करना चाहिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। एक ऐसी पॉलिटिकल स्टोरी जो कम से कम मेरा जो जर्नलिस्टिक करियर है उसमें तो इतनी बड़ी स्टोरी मैंने नहीं देखी, और एक ऐसी खबर जिस पर किसी रिपोर्टर को, किसी राजनीतिक गैर राजनीतिक रिपोर्टर को कानो कान खबर नहीं लगी। वो है भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, और वो भी ट्विटर के जरिए घोषणा किया गया ये इस्तीफा। ये हमारे वक्त की उस कहानी को भी बयान करता है जहां जिसे कहा जाता है कि स्टेनोग्राफर या टाइप राइटर्स बन गए हैं आज के पत्रकार, जिनको पता ही नहीं लगता कि सरकार के इतना नजदीक तो है वो, लेकिन इतना दूर है कि उन्हें पता नहीं लगता कि सरकारी और जो सियासी हलके हैं आखिर उनमें हो क्या रहा है। इस इस्तीफे के पीछे जितनी कहानी आपको सामने नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी कहानी पर्दे के पीछे है। दूसरी बात, इस कहानी का सिर्फ पहला पहलू आपके सामने है, ये पूरी बड़ी कहानी हमारे सामने अभी उभरनी बाकी है। और इसीलिए हमने आपके सामने यहाँ दो बेहद प्रतिष्ठित राजनीतिक पत्रकारों को बुलाया है। आशुतोष हमारे साथ मौजूद है और सबा नकवी। इन दोनों के मैं कहती हूँ, मैं गारंटी ले सकती हूँ, कसम खा सकती हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता होगा तो इन पत्रकारों को जरूर पता होगा, और इसीलिए इनको यहाँ बुलाया है आज ये जानने के लिए आखिर की इस्तीफा हुआ तो हुआ क्यों क्यों। सबा नकवी, ये बताइए कि क्या भारत में किसी पंचायत अध्यक्ष का नाम भी आपने सुना है, किसी सरपंच के बारे में भी सुना है जिसने कहा हो कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं अब इस सरपंची से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ऐसे में कैसे यकीन किया जाए कि हमारे प्रिय उपराष्ट्रपति ट्विटर के जरिए आधी रात को इस्तीफा अनाउंस करते हैं, और प्रधानमंत्री का ट्वीट देखना बहुत जरूरी है। और मैं सोच रही थी इससे अच्छा तो बेचारे ना ही करते, ट्वीट तो अच्छा होता। किसी क्रिकेटर को चोट लग जाए अगर पैर में तो आधे घंटे के अंदर उनका ट्वीट आ जाता है। 15 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं श्री जगदीप धनखड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जी, आरिफा, मैं क्या कहूँ। हम लोग मैंने सुबह आशुतोष को भी फोन किया। बहुत बहुत फोन लगाया, आशुतोष को भी फोन किया कि भाई आपको क्या लग रहा है क्यों हो गया ये। देखिए आरिफा, इसमें दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो कि वो नाराज होके निकले, या उनको निकाला गया, या ऐसे कुछ सर्कमस्टांस बन गए। अब जो आपने पत्रकार की बात की, जो सरकारी जो मीडिया जिसकी जिम्मेदारी है कि पार्टी को कवर करे, सरकार को कवर करे, जो बीट्स कवर करे, वो अब आजकल उनको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता ही नहीं है और वो डिक्टेशन लेते हैं। अपने आप कोई गुंजाइश बची नहीं है कि कुछ खबर अंदर से निकाली जाए। अब आप देखिए कि पूरा जब वो एक्सप्लेनेशन अब आ रहा है ये क्यों हुआ, कि वो जस्टिस वर्मा का उन्होंने इम्पीचमेंट मोशन एक्सेप्ट कर दिया अपर हाउस में, ऑपोजिशन का इम्पीचमेंट मोशन, और सरकार लोअर हाउस में जा रही थी। तो ये भी एडिक्वेट रीजन नहीं है कि उप वाइस प्रेसिडेंट को निकाला जाए। तो क्या हो गया? एक बार हम लोग अगर दूर से जो देख सकते हैं कि वो अहंकारी तो बहुत थे, लेकिन देखिए मैं सीधी बात कह दूं, वो बहुत बुरे चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा थे। वो मेरे हिसाब से वो बहुत पॉम्पस, अंग्रेजी का मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगी, वो विपक्ष को मौका नहीं देते थे बात करने का। लेकिन उनको पूरा ये कॉन्फिडेंस था कि वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत साइकोलॉजिकली उनका नेचर ये था कि वो अपने आप को बहुत ही काबिल और सबसे ऊंचा मानते थे। इस तरह से उन्होंने बंगाल की गवर्नरशिप भी, उन्होंने इलेक्टेड लोगों
के लिए उन्होंने इलेक्टेड लोगों का ज्यादा इज्जत उस टाइम भी बंगाल में भी नहीं दिखाया, और वो सिलेक्टेड गवर्नर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है, क्योंकि आज ही सुप्रीम कोर्ट में वो गवर्नर्स का जो एक रेफरेंस आया है प्रेसिडेंट की तरफ, वो एक्सेप्ट हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच पे। तो इसकी रूट्स जो गढ़ जो है, इसका जो धनखड़ साहब के साथ हुआ है, वो इसमें के बहुत पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि धनखड़ साहब कैसे बन गए, हमारे मुल्क के उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन बन गए। और कि बीजेपी, क्या कारण था कि बीजेपी इतनी नाराज हो गई? ये कारण कि उन्होंने अपने की राज्यसभा में उन्होंने ये जस्टिस वर्मा का मुद्दा पे मोशन उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। ये क्या कारण हो सकता है कि बीजेपी इतनी डिफिकल्ट पार्टी, इतनी वो अहंकारी हो गई कि वो कुछ भी इधर उधर नहीं अलाउ करेगी? क्या और क्या दूसरे मुद्दे हैं? लेकिन इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट ये है, धनखड़ जी तो बाद में कुछ दिन के बाद वो कुछ बोलेंगे जरूर, वो नाराज है और उनको इनको बोलने की आदत भी है। और वही विपक्ष जिसने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, अब वो उनको डिफेंड कर रही है। तो इसमें थोड़े मजेदार एस्पेक्ट भी है। लेकिन ये जो जो हुआ है आरिफा, ये जो भाजपा बहुत वक्त से अपने अध्यक्ष प्रेसिडेंट को बदल नहीं पाई है, हम्म। ये जो ये ये अलग एक अलग चीज हो गई है। लेकिन ये उस चीज पर फोकस लाता है। बिल्कुल। और मैं वापस आती हूँ सबा इस पहलू पे जरूर, क्योंकि इस पे तो मुझे लगता है अलग बहस भी होनी चाहिए थी, और अच्छा बहाना हमें मिला कि इस बात पे भी बहस कर लें कि बीजेपी में भी समस्याएं हो सकती हैं, बीजेपी में भी कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिन पर पत्रकारों को रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जो बैठे हुए हैं बीजेपी के दफ्तर में लोग, वो भेज देते हैं व्हाट्सएप फॉरवर्ड, और इसी तरह से भारत की पत्रकारिता चल रही है। इसीलिए मुझे खुद ही अफसोस हो रहा है कि कुछ घंटे पहले तक मेरे जैसे लोगों को, जिनको एक्सेस नहीं है बीजेपी में और सरकारी खेमों में अब, कि वो ये देख सकें कि आखिर चल रहा है तो क्या हो रहा है। आशुतोष जी, ये बताइए कि क्या ये सत्यपाल मलिक जैसी कुछ एक खनक और एक आवाज, एक गूंज सी हमें सुनाई दे रही है? क्या सभा कह रही है कि कुछ दिनों बाद वो बोलेंगे? क्या वो बोलेंगे? कितने दिन उनको लगेंगे? और सबसे बड़ी बात कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां ऑपोजिशन में, कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियां जो इम्पीचमेंट मोशन लाने को तैयार थी, वो पार्टियां आज कह रही हैं कि राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है धनखड़ जी। ये जिस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो गए, दूसरी पार्टी के लिए इतने उनका महत्व खत्म हो गया कि एक चुटकुला ये चल रहा है आजकल कि भाई धनखड़ जी को पता है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल। आपके आपके सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो इस बात को लेकर ये कि आखिर धनखड़ जी ने अपने पद से इस्तीफा क्यों दिया और उसके पीछे के कारण क्या है, क्या किसी बहुत बड़े रोग का एक सिम्टम ये दिखाई पड़ रहा। और दूसरा है कि विपक्ष क्यों उनकी तारीफ करने में फिलहाल जुटा। देखिए, मैं 2-3 दिन पहले मैं किसी से बातचीत कर रहा था, किसी से मेरी मुलाकात हो रही थी, और वहां मुझे इस बारे में जानकारी मिली, और फर्स्ट हैंड जानकारी मिली कि दरअसल पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से धनखड़ साहब बहुत ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे थे, बहुत ज्यादा पीड़ा में थे, बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, और उनकी ईगो हर्ट हुई थी। हालांकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं दी गई, ना मुझे बताया गया कि दरअसल वो क्यों ऐसा हुआ था, लेकिन ये जरूर उनके साथ हुआ था, और वो इस बात को बड़ी तकलीफ और पीड़ा के साथ शेयर कर रहे थे। उनकी ईगो बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी। किस वजह से हुई थी इसका अंदाजा मुझे फिलहाल नहीं था। और उसके बाद अगर आप देखें तो उनके बारे में कहा जाने लगा था कि वो कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात लगातार कर रहे थे। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस वर्मा के का जो इम्पीचमेंट मोशन था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और उसकी वजह से उनका इस्तीफा हुआ, तो उनके कहने का मतलब तो ये होगा कि जो कुछ भी हुआ वो सोमवार को हुआ, और सोमवार को ही अचानक आनन फानन में हुआ, कुछ हुआ, उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि एक फेस्टरिंग वुंड था जो पिछले कई दिनों से या कई हफ्तों से चल रहा था। किसी एक मुद्दे को लेकर सरकार उनकी बात को पसंद नहीं कर पाई थी, या सरकार को यह लगा था कि यह आदमी कुछ ज्यादा ही ऑटोनमस हो गया है और शायद उनके कहे हिसाब से नहीं चल रहे हैं। ऐसी कोई बात हुई थी जिसकी वजह से उनको जबरदस्त तरीके से उनको एक तरीके से आहत किया गया या उनको तकलीफ दी गई, और वो परेशान थे उस बात को लेकर। ये मैं बिल्कुल जो मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया है 100% कंफर्म है, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जो बात सवाल खड़ी हो गई है कि सोमवार को जब शाम को 3:30 बजे जो 4:30 बजे जो मीटिंग थी जिसमें जेपी नड्डा को पहुंचना था, जो जो राज्यसभा में दरअसल लीडर ऑफ द हाउस हैं,
और पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू को पहुंचना था, जो बीएससी की मीटिंग थी, वो दोनों नहीं पहुंचे। इन दोनों के नहीं पहुंचने का साफ मतलब था कि नो कॉन्फिडेंस अब चेयरमैन के प्रति है सरकार का। सरकार का आदमी न जाए, विपक्ष के आदमी वहां जाए, तो ये नो कॉन्फिडेंस एक तरीके से है। इसका मतलब है कि 4:30 के पहले कोई ऐसा ट्रिगर पॉइंट हुआ है जिसने या तो धनखड़ साहब को पूरी तरीके से आहत कर दिया, या फिर उनसे कह दिया गया कि भाई अब हमें आपकी जरूरत नहीं। इन दोनों में से कोई एक चीज हुई। लेकिन ये कहना कि अचानक सोमवार को हुआ, मैं इस थियरी को नहीं मानता, क्योंकि मैं इस इंफॉर्मेशन, आई एम प्रीव्यू टू दिस इंफॉर्मेशन दैट ही वाज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अपसेट, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अपसेट। और मेरे लिए थोड़ी सी कहानी इसलिए थी क्योंकि वो तो सब कुछ सरकार के कहने पे करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ रहे थे। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ट्रंप क्या कह रहे उस पर भी वो टिप्पणियां दे रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टिप्पणी दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का कटघरे में खड़ा कर रहे थे। तो उसका मतलब कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से इनके साथ ये हुआ। जहां तक विपक्ष की बात है तो जाहिर सी बात है, विपक्ष तो मजे लेगा ही लेगा। विपक्ष अब धनखड़ में तमाम सुरखाब के पर देखेगा, क्योंकि जब वो ये बात कहते हैं तो दरअसल वो सरकार का एक तरीके से मजाक उड़ा रहे, सरकार की खिल्ली उड़ा रहे कि देखिए आपने जिसको बहुत पाला पोसा इतना किया, देखिए वो तो इस्तीफा देके चला गया। और उनको, वो तो चाहेंगे कि जगदीप धनखड़ को विलन नहीं बल्कि एक हीरो की तौर से प्रोजेक्ट किया जाए, और ये बताया जाए कि दरअसल सरकार की विम्सिकल पॉलिटिक्स का हिस्सा और वो विक्टिमाइज्ड हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई इतने खतरनाक हो गए थे धनखड़ साहब कि इनसे हाथ धोना इसलिए बहुत जरूरी था, और बहुत इमीडिएट इफेक्ट के साथ। वो इसलिए कि बाकी जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मिल रहे थे, और जो एनडीए के दो दूसरे साथी हैं, खासकर नायडू साहब, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए कह रहे थे कि भाई आप इस सरकार से आप समर्थन वापस ले लीजिए, यानी किसी तरीके से तख्ता पलट तक करने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति, पहली बात तो क्या आपको इस तरह की कोई खबर मिली है? मैं कोई वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन इसको नहीं कह सकती हूँ, खबरी इस बात को कह रहे हैं अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भाई हमें ये खबरें मिल रही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कमर में इतनी लचक हो कि वो सीधे खड़े नहीं हो पाते थे प्रधानमंत्री के सामने, उन्होंने पूरे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को एक व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली तबाह किया। पहले गवर्नर के पद को, फिर उपराष्ट्रपति के पद को। उस व्यक्ति को भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है बीजेपी में। ये क्या वजह है? क्या क्या वाकई वो इतने खतरनाक हो गए थे कि उनकी तमाम वफादारी एक कुछ ही घंटों में पानी फिर गया उस पर? अरफा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक जो सुनने में आया है, और ये मैं व्हाट्सएप, मीडिया के व्हाट्सएप तो कह रहे हैं कि शशि थरूर को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। नीतीश कुमार, जो जिनकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बिहार के कैंपेन में सवाल उठ रहे हैं कि उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। तो मीडिया के गॉसिप में अभी पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ साथी हैं जिनको अंदाजा होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले तो कि आरएसएस के तरफ से कि ये उन्होंने धनखड़ जी, ये नहीं कि बीजेपी का बहुत लंबा लॉन्ग टर्म प्लान था, ये कुछ हुआ है, हो सकता है एक हफ्ते से चल रहा हो सकता है एकदम से, लेकिन कि देखिए ये पूरा जो मसला जो बीजेपी के अंदर है, एक आईबॉल टू आईबॉल कॉन्फ्रंट्रेशन। और जब मैं कॉन्फ्रंट्रेशन की बात करती हूँ, ये मत समझिए कि बीजेपी और आरएसएस अलग है। बीजेपी आरएसएस एक ही है, लेकिन अंदर हमेशा हमेशा प्रेशर्स होते हैं। ये धनखड़ के साथ जो हुआ है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो और भी प्रेशर अंदर से, जो प्रेशर कुकर का, उसके अंदर जो सब बैठे हैं संघ वाले, उसके अंदर बहुत कुकर की सीटियां आएंगी। अब लेकिन धनखड़ जी के बारे में किसी को क्लैरिटी के साथ कोई मुझे नहीं बता रहा है। लेकिन आप गौर करिए, मुझे लग रहा है कि ये स्टोरी जो लीक होगी, ये वकीलों के थ्रू लीक होगी क्योंकि आप देखिए, क्योंकि धनखड़ जी भी लॉयर रह चुके हैं। आप देखिए, कपिल सिब्बल खूबसूरत खूबसूरत चीजें कह रहे हैं उनके बारे में। वही कपिल सिब्बल जो अच्छी तरह जानते हैं धनखड़ किस तरह के गवर्नर थे, किस तरह के वाइस प्रेसिडेंट थे। और वही सब खूबसूरत, वो लीगल फ्रेटर्निटी के थ्रू हो सकता है लीक हो जाए, हो सकता है कि आशुतोष की किसी से मुलाकात हो। लेकिन एक और खबर बीच में, और उसको मैं समझ नहीं पाई हूँ, कि कोई ब्लैंक पेपर में बीजेपी के एमपीज का सिग्नेचर लिया गया। तो मुझे अभी तक मैंने मुझे नहीं समझ आया। मेरा सवाल आपसे अगला यही होने वाला था कि ये भी खबर है कि इनको भी इनको इम्पीच करने की तैयारी थी, और उससे पहले इस जिल्लत से बचने के लिए उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया। देखिए,
बहुत ही कुछ जो हुआ हमें खबर निकल आएगी। लेकिन ये जो सत्यपाल मलिक वाली मैंने खुद ट्वीट किया कि दोनों जाट हैं, जाट एंड जाट, जाट एंड जाट द रियल मूवी, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, तो उनके पास बहुत ही प्रिविलेज किस्म का इंफॉर्मेशन था। क्या इनके पास भी हो सकता है कि इनकी ईगो इतनी बड़ी है। देखिए, इनको ना तो क्लियरली ना तो भाजपा से ज्यादा इज्जत मिल रही थी, और विपक्ष की रियल इज्जत तो है नहीं, है ना। कि लेकिन अब वो अगर कुछ अपने आप को रिस्टोर करना चाह रहे हैं और कुछ असल दम वाली बात कह दें, कुछ अंदर की कोई खबर दे दें, पता नहीं। हम लोग प्रेस वाले हैं, तो हम लोग ये इसी उम्मीद में जिंदा हैं कि अच्छी अच्छी खबरें, वो सरकार जो खबर देती नहीं है वहां से आए। लेकिन आप कवर अप देखिए, मीडिया में अब चल रहा है कि वो ये सिर्फ जस्टिस वर्मा का मुद्दा था, थोड़ा सा टेंशन हो गया। ऐसे टेंशन में क्या आदमी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से रिजाइन कर देता है? दूसरी स्टोरी जो मीडिया चला रही है कि उनको घर, वो इंटाइटल वो है घर के लिए, वो उनको जिंदगी भर अच्छा बंगलो, सरकारी बंगलो मिलेगा। मीडिया जल्दी बता रही है क्या क्या लुटियंस दिल्ली में बंगलो मिलेगा। ये सब इस तरह की स्टोरीज हो रही हैं कि उनको क्या मिल सकता है क्या। लेकिन एक्सप्लेनेशन साफ आ रहा है। डाइवर्जन भी शुरू हो गया है कांग्रेस का, कुछ इनकम टैक्स, क्योंकि ये भाजपा के लिए आप ही इस आदमी को लाए। ये आदमी छोड़ रहा है सेशन के पहले, है ना। अब जब इतने महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर, इन सब चीजों के बारे में बात होनी चाहिए। हम्म। तो चलिए, और वैसे भी एक और चीज आरिफा, साल जब से ये सरकार, जिस तरह से पार्लियामेंट, संसद की जो बेइज्जती हुई है, ना तो कमिटीज बनती हैं, ना तो ऑपोजिशन की आवाज सुनी जाती है, ये सब हुआ है। और ये एक और एग्जाम्पल है। ये शख्स जिनकी जिम्मेदारी थी, या तो उनको निकाला गया, तो हम्म। आप भी सांसद की बेइज्जती कर रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने निकाला, अगर वो हम्म। खुद निकले, वो भी बेइज्जत कर रहे हैं। अभी सेशन शुरू होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। आशुतोष, ये बताइए कि वो भी सांसद सामने आ सकते हैं? क्योंकि अगर वो पत्रकारों को फोन पर बता रहे हैं कि भाई मैं वो हूँ सांसद जिसने साइन किया है, जिसने मुझसे कहा गया कि भाई साइन कर दीजिए, हम ये कोशिश कर रहे हैं करने की। तो अब जैसे सभा कह रही है कि वक्त लगेगा, खबर तो आएगी, और मैं मानती हूँ कि खबर पानी की तरह होती है, अपना रास्ता कहीं ना कहीं से निकाल लेती है। लेकिन अगली बात जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो सिर्फ इससे ये एक तरह का, मैं कहूंगी, एक ज्वालामुखी के ऊपर रखा हुआ एक रोशनी हमें नजर आ रही है, ऊपर पूरा ज्वालामुखी हमें दिख नहीं पा रहा है कि क्या ये 240 का इफेक्ट है, कि क्या 2024 के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता, उनकी घटती ताकत, क्या इस सब को इस्तेमाल करके धनखड़ इतने बड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धनखड़ जी से कोई उम्मीद नहीं करता था कि अगर कोई ऐसा तख्ता पलट या ऐसा कुछ करने की कोशिश भी होगी, तो ऑफ ऑल द पीपल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि सारे लोगों के बारे में आप सोच लें, तो नीचे से भी 100वें आदमी नहीं होंगे वो। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये नरेंद्र मोदी की घटती लोकप्रियता, पार्टी में उनका घटता वजन, सभा की बात से मैं सहमत हूं। अक्सर लोग जो बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए भाई बीजेपी एक तरफ है, आरएसएस दूसरी तरफ है, भागवत ये चाहते हैं, मोदी ये चाहते हैं, मुझे लगता है ये सब बहानेबाजी है, ये सब एक है, सिर्फ ये सत्ता का सुख भोगने के लिए एक साथ मौजूद है एक तरफ। लेकिन मुझे बताइए कि क्या ये नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई बात है? देखिए आरफा, मैं क्यों इस बात को कह रहा हूं। मिनी सिविल वॉर की स्थिति इसलिए है क्योंकि जिस व्यक्ति को देश का इंदिरा गांधी के बाद सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर माना जा रहा, जिनकी इच्छा के बगैर बीजेपी के अंदर परिंदा भी पर नहीं मारता है, वो आदमी पिछले 2 साल से अपने मन का पार्टी अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा। और यह सच्चाई है। आपको याद होगा कि जब अमित शाह पार्टी के प्रेसिडेंट थे तो 1 साल पहले जेपी नड्डा को कार्यकारी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। फिर बहुत स्मूथ ट्रांजिशन हुआ था जेपी नड्डा को, और सिर्फ इतनी सी बात आई थी कि जेपी नड्डा बनेंगे, भूपेंद्र यादव बनेंगे, और बाद में यह हुआ कि चूंकि भूपेंद्र यादव बहुत ज्यादा करीब है अमित शाह के, इसलिए जेपी नड्डा को बना दिया गया। जेपी नड्डा पे कंसेंसस हो गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के 6 महीने पहले से यह बात आने लगी थी कि इनको इसलिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो और कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। लोकसभा के चुनाव को हुए भी तकरीबन 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया और अभी तक पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुना जा चुका है, अभी तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस में मोहन भागवत ने अंगद की तरीके से अपना पैर अड़ा दिया है कि अब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष वो होगा जिसकी रीढ़ की हड्डी होगी,
और जो आरएसएस के कहने पर चलेगा, आंख बंद करके वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बातों पर नहीं चलेगा, वो कठपुतली नहीं होगा। ये बोन ऑफ कंटेंशन है इनके। साथ ही साथ उनको ये भी कहना है कि कुछ ऐसे लोगों को जिनको आपने बनवास दे रखा है, उनका भी रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन हमारे मीडिया में इस पर ना तो चर्चा होती, ना इस पर डिबेट होती है, क्योंकि ये डिबेट जो है वो नरेंद्र मोदी को भी डैमेज करती है, ये डिबेट आरएसएस को भी डैमेज करती है, ये डिबेट बीजेपी को भी डैमेज करती है। लेकिन दबे छुपे शब्दों में ये खबर आती है। आप जब आरएसएस के लोगों से बातचीत करते हैं तो वो साफ तौर पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की प्रायोरिटी ये हो सकती है कि अगले चुनाव में उनको प्रधानमंत्री बनना है। आरएसएस की प्रायोरिटी ये है कि अगले 25 साल का रोड मैप क्या होगा। आरएसएस को हिंदू यूनिटी की बात करनी है। वो नरेंद्र मोदी की विम एंड फैंसी के आधार पे अपने सिविलाइजेशन प्रोजेक्ट को खत्म नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, वो ये भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी के बाद उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने वाला आदमी हो, जो दरअसल हो तो कोई दूसरा आदमी, लेकिन वो चला रहा हो नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को। वो ये भी नहीं चाहते। वो एक क्लीन ब्रेक चाहते हैं कि मोदी के बाद एक नई बीजेपी हो, नए तरीके से चीजें हो, जिसमें संगठन को प्रश्रय दिया जाए, जिसमें कल्ट पॉलिटिक्स ना हो। चुनाव जीतना जीतना वो एक अलग तरीके का प्रश्न है, लेकिन उनको ये लगता है कि पिछले 10 सालों के अंदर संघ परिवार कमजोर हुआ। सांगठनिक तौर की मैं बात कर रहा हूं, रिसोर्सेज के संदर्भ में नहीं। सांगठनिक तौर पर संघ परिवार कमजोर हुआ है, उसमें तमाम तरीके के रोग लगे हैं। बीजेपी सांगठनिक तौर पर कमजोर हुआ, बहुत कमजोर लोगों को मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुत कमजोर लोगों को आगे बढ़ाया गया, और जो जड़ वाले लोग थे उनको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश। ये अंदरूनी खबर, अंदरूनी दिक्कत है। इसलिए मैंने कहा कि मिनी गृह युद्ध जैसी स्थिति वहां पर है। बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आप जी आशुतोष, बिल्कुल। और सवाल दोनों से बिल्कुल आखिरी सवाल मेरा वो ये है कि अब आगे क्या देखने को मिलेगा। मैं तो ये सोच रही थी कि बड़ा वक्त आ गया है, 16 घंटे की डिबेट अब होने वाली है, और 16 घंटे पार्लियामेंट में होगी, तो हम कम से कम उसका 10 गुना तो 160 घंटे डिबेट देखेंगे बाहर ऑपरेशन सिंदूर पर होगी। लेकिन पूरी कहानी पलट गई है, और अब देखिए सिर्फ धनकर पे बातचीत, क्योंकि ये भी इतनी बड़ी खबर है। अब मुझे बताइए कि क्या पहलू आप आगे देखना चाहती हैं, इस खबर का कनेक्शन आप कहाँ कहाँ देखना चाहती हैं आने वाले अब 3 4 5 दिन हफ्ते भर में? देखिए अरफा, ये अब सबसे पहले मीडिया में तो डाइवर्जन का खेल चल रहा है। ये खबर शुरू में तो थी, मैं चैनल्स की बात कर रही हूँ, अब वो डाइवर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पे। पवन कल्याण का एक कोट आ गया कि वो मुगलों का टेक्स्ट बुक्स वाला, और जो शायद डिप्टी मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। अब ये बैक टू थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम कांग्रेस इस पे जा रहे हैं। लेकिन ये खबर क्योंकि, और सर जो बिहार का जो सर्वे है उस पे ले जा रहे हैं थोड़ा बहुत, और सबको दिखा रहे हैं। मैंने पूरे चैनल्स को स्कैन किया, मैं करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत दिनों के बाद कोई इंटरेस्ट आया कि देखें ये लोग क्या कह रहे हैं, और मैंने पूरा वो चेंज ओवर देखा उस पे। और सिर्फ एक तरफी, और लग रहा है कि सरकार पूरी तरह इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कर रही है। ये सब चीजों पे बात होगी। बीजेपी चाहेगी कि इस पर ना हो बात। इनके जो एंकर लोग हैं, जो कुछ, वो तो इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं कि शशि थरूर अगले वाइस प्रेसिडेंट होंगे। ये लोग प्राइम टाइम शोज चलाते हैं भाई। वो कह रहे हैं शशि थरूर या वही नीतीश कुमार, जो बिहार नहीं संभाल पाएंगे बेचारे, लेकिन उनको लाया जाएगा, और ये उनका ज्ञान ये है। तो अब होगा क्या, सरकार डाइवर्ट करना चाहेगी। अब देखेंगे कौन कौन वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। एक तो वो भी बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत साथ दिया था किसान आंदोलन के दौरान। हमारे जो पत्रकार मित्र थे, आशुतोष नाम याद करते होंगे, वो बैठे हुए थे जिन्होंने फार्म लॉज, वो राज्यसभा में, उनका नाम मेरे दिमाग से चला गया, जिन्होंने, जो डिबेट हो रहा था फार्म लॉज पे, उन्होंने होने नहीं दिया, और उन्होंने हैमर इन किया। हरिवंश जी तो बैठे हुए ना, सालों से वो वफादारी दिखा रहे हैं, वो राज्यसभा को हैंडल करते हैं। एक जमाना था कि वो बहुत इनलाइटेंड पत्रकार माने जाते थे। जैसे मैंने कहा, टॉप एंकर्स तो कह रहे हैं शशि थरूर और नीतीश कुमार। आरफा, मैं क्या कहूँ, मतलब उनकी पब्लिसिटी के लिए मुझे लगता है कि शशि थरूर को इन सबको पे करना चाहिए कि जितने बड़े वो नहीं खुद समझते अपने आप को, उससे ज्यादा बड़ा बना दिया जाता है। आशुतोष जी 30 सेकंड लास्ट। जी नहीं, देखिए ये शशि थरूर वाली बात तो मुझे नहीं पचती है। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि अब ये खबर कहाँ जा रही है, यहाँ से दर्शक ये जानना चाहता है कि भाई इस्तीफा तो हो गया।
देखिए ये खबर अभी आने वाले दिनों में और बड़ी होने वाली है। ये सिर्फ एक विकेट तक हमारे ख्याल से महदूद नहीं रहेगी, आगे खबर ये जाएगी। मैंने कहा, सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होने वाला है। उससे बहुत कुछ चीजें तय होंगी और उससे आगे की राजनीति और नरेंद्र मोदी का अपना पराभव और अपराजयता दोनों तय होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका Thank सबा you. नकवी, आशुतोष, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि हमारे दर्शक जो अभी तक एक तरह से हवा में जिसे तीर चलाना कहते हैं, अभी उन्हें कम से कम कोई तो मिल गया होगा निशाना कि यहाँ ये खबर जा रही है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए, पत्रकारों की अहमियत को दर्शक सिर्फ इतना ही ना समझे कि विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं, बल्कि खबरें, और खासकर खबरें सत्ता के बहुत तंग गलियारों से, और जहां आशुतोष और सबा और मेरे जैसे लोगों को जहां घुसने तक की इजाजत बहुत कम हो, वहां से खबर निकालना, यही असली बहादुरी है। शुक्रिया आप दोनों का। Thank you. थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।